बिहार में चुनाव चल रहे हैं, पूरी तरीके से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, लेकिन शायद इतिहास में बिहार में एक ऐसी काम हुई है जो पूरे सिया वक्फ बोर्ड को शर्मसार कर दी है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू कर रखी है, वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि सिया बिहार स्टेट सिया वक्फ बोर्ड ने इसी आचार संहिता का धड़ल्ले से उल्लंघन करते हुए नया बोर्ड की गठन भी कर दिया। और गठन करने के बाद उसके जो अध्यक्ष है कुर्सी में बैठ के आओ भगत करवाते मिलते हैं, नजर आते हैं। तमाम जो ये प्रकरण है सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद मुझे लगता है कि पहली बार सिया वक्फ बोर्ड की स्टेट कार्यालय चुनाव आयोग ने सील कर दिया है। तमाम बातों को समझने के लिए और तमाम चीजों को हम जानकारी हासिल करने के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए अली इमाम भारती जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीवी न्यूज चैनल का। सर आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी और इस मुद्दे को अपने प्रखरता से उठाया भी है। आपको जी यह जानकारी होगी कि पूरे इतिहास में बिहार सिया वक्फ बोर्ड शर्मसार हो गई है। मुझे लगता है पहली बार ऐसी लोगों ने काम किया है, इसके अध्यक्ष ने, इसके बोर्ड ने, कि पहली बार इसके कार्यालय को सील करने की नौबत आई है। सर बताएंगे सर क्या कुछ प्रकरण कैसे हुआ है? जी, ऐसा ये है कि देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सिया वक्फ बोर्ड का भी गठन हुआ ही नहीं है। बिना बोर्ड का गठन किए हुए चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ जो दल्ले टाइप के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के कुछ नेता लोग हैं, उन लोगों ने पैसे के बल पर इनको दोबारा सिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन इरशाद अली आजाद को बनाया है। और ऐसे शख्स को बनाया है कि जिन पर कई मुकदमे हैं, कई संगीन धाराएं लगी हुई है। पटना सिटी में हाजीगंज पटना एक मस्जिद है जिसका वक्फ नंबर 27 है, उसको अपने रिजिम में उसको उन्होंने लीज कर दिया था। और लीज का दूसरा रूप होता है कि बेच देना। आज मस्जिद को शहीद कर करके बजाते उस पर 3 मंजिला इमारत खड़ी कर ली गई है। और यहाँ तक कि जो मस्जिद के हरम में नमाज अदा किया करते थे हमारे बुजुर्ग लोग, उस हरम में पानी मल मूत्र का टंकी बना दिया गया है। आप सोचिए कितनी गैरत वाली बात है। सर, हम आपसे इस बात पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे यह समझना और अपने दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है। क्या यह संभव है? आचार संहिता में कैसे बोर्ड की गठन हो गई? कैसे वो कुर्सी, यदि सपोज करते हैं, मान लेते हैं किसी कारण से गठन हुई, तो क्या ये जो है कि जो अध्यक्ष जो नए नए बने, क्या उन्हें ये जानकारी नहीं थी इरशाद अली आजाद जी को कि क्या अभी आचार संहिता चल रहा है, इस प्रकार के कदम उठाना गैर कानूनी है? नहीं नहीं, इसमें तो सरकार का भी निर्देश है। हमारी जो सरकार, बिहार सरकार, उसका निर्देश है कि ये आचार संहिता के बाद ही आप उसकी ज्वाइनिंग आप कर कीजिए, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने गैर कानूनी ढंग से वहाँ पे योगदान देने का काम किया था। और उसमें कई उसमें जो स्टाफ है वहाँ के सिया वक्फ बोर्ड के लोग, उन लोगों ने आओ भगत किया। और ऐसे लोगों को आओ भगत किया कि जिस पर पटना सिटी खाजे कला थाना में कांड संख्या 420 समझे, और धारा 30379 406 409 420 467 468 471 304 120 बी धाराएं लगी हुई है। वैसे शख्स को सरकार किस हैसियत से बनाती है? ये मामले धोखाधड़ी के हैं इन पे। जी, धोखाधड़ी का मामला है। बजाते मैं उसका पेपर आपको दूंगा, मेरे पास पेपर है। आप उसका पेपर जब चाहे हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जी, अभी आपसे बात हो रही है, वो पेपर आप मुझे भेजिएगा। जब ये खबर के दौरान उसमें पेपर को भी दिखाऊंगा, मैं पेपर भी दूंगा आपको। और बता दूं कि इस पे बजाते निगरानी विभाग का जांच भी चल रही है। निगरानी विभाग ने भी इसको जांच किया है और ये बजाते निगरानी विभाग का भी अब उसके अधीन है ये मामला। उसके बावजूद भी इस तरह का कानून का उल्लंघन कर करके, आचार संहिता का उल्लंघन कर करके इन लोगों ने जो काज किया है, बजाते चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। लेकिन अब तक चुनाव आयोग क्या कर रही है पता नहीं। सर आपको क्या लगता है ये इरशाद अली आजाद जी जानबूझकर आचार संहिता को उल्लंघन किए हैं या फिर उनके पास जानकारी की अभी कमी है? जानकारी के अभाव की कमी हो सकती है, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि जानकारी के अभाव होगा इनको, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, जाहिल तो है नहीं, ये समझते हैं ये लोग, राजनीति में है, पार्टी में बजाते जुड़े हुए हैं।
और उसके बाद भी इस तरह के हरकत करना, हमको तो लगता है डिक्टेटरशिप चाहते हैं ये। बिहार के अंदर में अपने रिजिम में इन्होंने कई वक्त की संपत्तियों को खरीद बिक्री किया है। ये तो पटना सिटी में मैं रहता हूं तो एक पकड़ा मैंने इस केस को और इसको हाईलाइट किया, लेकिन अफसोस कि अब तक इस पर किसी तरह को कोई कार्रवाई नहीं होती है और बजाते उसे दोबारा चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाता है बिना बोर्ड का गठन किए हुए। बिना बोर्ड का गठन किए हुए चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हो सकती है। जरा आप बताइए कि आप मीडिया एजेंसी है, आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति बिना एमपी के चुनाव के हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे हो गया? तो फिर ये समझना पड़ेगा, देखिए वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्थान है, मुसलमान समाज की आस्था जुड़ी हुई है इससे, लेकिन इसके नियमों को इस प्रकार से हल्के में ले लेना, तो मुझे तो लगता है यदि जानकारी है उनके पास और फिर भी ऐसी घटना हुआ, यानी को नियम को हल्के में ले रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक छत्र छाया भी उन्हें प्रदान है। फिर ये राजनीतिक छात्र छाया, देखिए हर पार्टी में हर तरह के जयचंद लोग रहते हैं। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे नेता को छवि पर दाग लगनी चाहिए। हमारे नेता जो नीतीश कुमार है बहुत छवि वाले लोग हैं, लेकिन इनकी छवि को खराब करने के लिए, इनके छवि को धूमिल करने के लिए कुछ न दलाल टाइप के जो राजनीतिक लोग हैं उन लोगों का काम है ये। और ये जयचंद लोग भी घुसे हुए हैं हमारे इस जेडीयू के अंदर में, उसको पहचानने की जरूरत। एक चीज और हम समझने का आपसे प्रयास करेंगे सर, क्योंकि जब उन्हें इरशाद अली आजाद जी को जब अध्यक्ष बना दिया गया, यदि कहीं से उन्हें लेटर मिल गया, तो क्या उन्हें इतना नहीं पता था कि हम आचार संहिता प्रभावी खत्म होने का हम इंतजार कर ले? क्योंकि यदि वो अध्यक्ष बन गए और आचार संहिता खत्म होने का इंतजार कर करके वही पद पे आते, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन यदि आचार संहिता के दौरान ही वो पद पे आ गए, तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश भी है कि सरकार या बोर्ड को बदनाम की जाए। फिर बिल्कुल बोर्ड को बदनाम करने की साजिश है, नीतीश कुमार जी के छवि धूमिल करने की साजिश है ये, सरकार को बजाते बदनाम करने की साजिश है ये। फिर पूरे बिहार में आज देख लीजिए किस तरह से बदनामी हो रही है। ये मामला मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में ये मामला फैलेगी और उसके बाद ये सरकार को बदनाम करने का काम करेगी। ये अच्छी बात नहीं है। आपको मैं बता दूं, एक चिट्ठी मैं आपको बता देता हूं, जो निगरानी में जांच चल रहा है, जिनका नाम है निगरानी कर्ता का जो जांच करने वाले हैं शालिग्राम कुमार, पुलिस निरीक्षक सह जांचकर्ता गया प्रक्षेत्र पटना, ये निगरानी के अधिकारी हैं। इनकी एक लेटर बजाबता है मेरे पास 18/11/2023 का। 2023 से ये मामला चल रहा है, लेकिन अफसोस कि बिना जांच पड़ताल किए हुए जो हमारे हम जरूर जानना चाहेंगे, हमें दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या मामला, किस चीज की जांच चल रही है? ये जांच चल रही है जो वक्त की संपत्तियों को इन्होंने खरीद बिक्री किया है, लीज किया है, इसकी जांच चल रही है। आपने एक आरोप भी लगाया है कि जो इरशाद अली आजाद जी है वो मस्जिद में बाथरूम तक बनवा दिए हैं। मस्जिद में बाथरूम बना, देखने की चीज है ना, आप आइए मैं दिखलाता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है मुझे दिखलाने में, मैं आता हूँ, आप आइए, आपको मैं वो बिल्डिंग जो बनी है उस संपत्तियों पर वक्त को शहीद कर करके, मस्जिद को शहीद कर करके मैं उसको दिखलाता हूँ। जो जहाँ लैट्रिन बाथरूम बना दिया गया मस्जिद के अंदर में, मैं उसे दिखलाता हूँ। तो ये तो बहुत घृणित कार्य किया है ना, ये कार्य जो है बकने लायक नहीं है। हमें समझ में नहीं आता है कि ये मुसलमान है भी या नहीं है, ये हमको संदेह लग रहा है। बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं, है तो आखिर मुसलमान ही ना सर, ये हमें संदेह लग रहा। क्या लगता है एक मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता जनाब, कैसे कर सकता है? मस्जिद, इस्लाम के अंदर मस्जिद में तो कहीं से बाथरूम और संडास बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। आज जो आप देख रहे हैं, जो वक्फ बिल जो भारत सरकार जो लाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। वो इसलिए लाई है कि जो पूरे देश के अंदर में वक्फ के संपत्तियों को खरीद बिक्री करने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, ये जो मजहबी संगठन आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर में आंदोलन चला रखा है कि वक्फ बिल जो है गलत है। नहीं, वक्फ बिल गलत नहीं है, वक्फ बिल को हम सही और सही मानते हैं 100%। आप समझ लीजिए कि आजादी के बाद से अब तक बिहार में या पूरे देश में वक्फ के संपत्तियों से क्या विकास हुआ। कोई मेडिकल कॉलेज खुला, कोई साइंस कॉलेज खुला, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, बेघरों को घर दिया गया। ये वक्फ तो इसलिए न किया जाता है मेरे भाई, ये जो गरीब गुरबा है उनको बेघरों को घर मुहैया कराएं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोले,
मेडिकल कॉलेज खोले, विकास का काम करे, लेकिन किसी तरह कोई विकास का काम नहीं होना। ये तो चाबुक जो चल रहा है भारत सरकार का, ये जो बिल आया है, तो हम तो समझते हैं कि इसका समर्थन करना चाहिए। हमको देश के मुसलमानों को समर्थन करना चाहिए। आज देश के अंदर में आप बलगला रहे हो कि आजादी के बाद से आज तक 70 साल हो गया साहब, किसी भी तरह का वक्फ के संपत्तियों से कोई विकास का काम नहीं हुआ, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। तो ये तो घृणित काम है ना साहब। अगर कानून इस पर बन रहा है इसको रोकथाम करने के लिए, तो क्या बुरा है? हमको तो नहीं लगता है कोई बुरी बात है। ये कानून आना चाहिए जी। इस प्रकार के जो मामले हो रहे हैं तो वक्फ बिल आ जाएगा तो ये रोक होगी, बिल्कुल रोक होगी, बिल्कुल रोकना है, इस पर चाबुक चलना है। आप देख लीजिए ना, अभी क्या हुआ, अभी जो हुआ है अभी ये उत्तर प्रदेश के अंदर में बरेली में क्या हुआ, बरेली में जो वहां के जो खानकाह के जो सज्जादा थे आज जेल गए हैं, वो वक्फ के संपत्तियों पर दुकान और मार्केट बना करके चला रहे थे और कौम को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे। क्या कि भाई ये इस्लाम खतरे में है। आप देख लीजिए, आप 2018 में दीन बचाओ देश बचाओ का नारा देकर के गांधी मैदान में लोगों ने एकत्रित करने का काम किया मुसलमानों को। क्या हुआ नतीजा? खालिद अनवर को एमएलसी बना दिया गया। और वो खालिद अनवर को एमएलसी बनाया गया जो बिहार सुन्नी वक्फ को बोर्ड के वक्फ नंबर 2048 संदलपुर पटना कब्रिस्तान को बजाबते लीज लेकर के उस कब्र को, दर्जनों को कब्र को तोड़ करके उस पर अपना ऑफिस बनाने का काम किया गया। क्या यही मुसलमान है? यही है वक्फ एक्ट है। तो सर आपकी बात से तो ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो वक्फ हो या इस्लाम हो, ये दोनों को इस्लाम के नेता ही गर्क में लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल इस्लाम का नेता, जो अपने आप इस्लाम का नेता है ही नहीं। ये लोग नामो नमूद के इस्लामी नेता बनना चाह रहे हैं। ये लोग इस्लाम तो ये तो नहीं सिखलाया है। इस्लाम तो पारदर्शिता सिखलाया है साहब जी। तो आप तो गलत कर रहे हो। आपको लगता है कि यदि इसकी जांच हो वक्फ बोर्ड की, चाहे सिया वक्फ बोर्ड की बात हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड पर, यदि इसकी जांच हो गहराई, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी घोटाला इसमें हुई होगी? मेरा मांग है भारत सरकार से, बिहार सरकार से, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि जी इन लोगों को जो अभी जो इरशादुल्लाह को बनाया गया 5वीं बार ये वक्फ का चेयरमैन, ये बिल्कुल गलत है। 5वीं बार बनाया गया, ये गलत है। दूसरा योग्य मुसलमान नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल योग्य मुसलमान काफी हमारे पार्टी के अंदर में, आप उसको क्यों नहीं बनाए? लेकिन मैं बता तो रहा हूँ कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंसी हुई है, यहाँ पे जो जयचंद लोग हैं पार्टी के अंदर में, जयचंदों का काम है ये, उनको 5वीं बार कहेंगे कौन है जयचंद, कौन आखिर नीतीश कुमार की छवि को बिगाड़ना चाह रहा है? बहुत से लोग हैं जो पैसा लेकर के काम कर रहे हैं। तो पार्टी के अंदर में बहुत से ऐसे लोग हैं। अब सब लोग एक तरह के नहीं, सब लोग। आप भी तो नीतीश कुमार की पार्टी के साथ है? बिल्कुल है पार्टी में हम लोग, हम तो आज भी पार्टी में हैं। हम तो वही जानना चाह रहे हैं वो कौन है जयचंद जो नीतीश कुमार और इस्लाम को ध्रुवीकरण कर रहा है, हम वही समझना चाह रहे हैं। पार्टी के अंदर में आप तो परख सकते हैं ना, जो लोग जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं, जो लोग आज हमारे नीतीश जी के आगे पीछे घूम रहे हैं, उसी में से कई जयचंद लोग हैं जिनको पहचानने की जरूरत है। जो लोग आगे पीछे हैं अभी आज के डेट में, वो लोगों का काम है कि पार्टी को बर्बाद करने के लिए, पार्टी को छवि के धूमिल करने के लिए इस तरह काम करते हैं। आप बताइए जनाब के इरशादुल्लाह जो बाढ़ का रहने वाला, जिनका फादर, हम उनके फादर को कदर करते हैं, पैर चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, जिनका नाम था फिरोज मियां, जो 1988 तक बैलगाड़ी चला करके अपने जिंदगी का पालन पोषण किया। आज अरबों खरबों का संपत्ति इरशादुल्लाह के पास से कहाँ आया? इसकी वजह से ईडी से जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इरशाद अली आजाद टूटा हुआ बाइक पर घुमा फिरा करता था पटना के गलियों में। आज इसके पास अरबों की संपत्ति कहाँ से आई? इसकी जांच ईडी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं एक बार जांच करवा देते हैं? नहीं, हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं भाई, हम लोग थोड़ी पीछे हट रहे हैं। हम तो मांग कर, अभी आपके चैनल से भी मैं भारत सरकार, बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ कि बजाते इसकी जांच हो, इनकी संपत्तियों की जांच हो, ईडी जांच करे तो पता चल जाएगा दूध का दूध अब पानी का पानी। क्या अली इमाम भारती क्या बोल रहा है? अरे एक चीज और अली इमाम जी मुझे समझाइए आप, जिस प्रकार से जो आजाद जी जिस प्रकार से कुर्सी पे आचार संहिता के अंदर बैठे, क्या लग रहा है इससे चुनाव को प्रभावित करना भी उनका मोटो हो सकता है क्या? इस प्रकार की हरकत चुनाव प्रभावित हो सकता है क्या? नहीं, ये चुनाव से इनसे क्या प्रभावित होंगे? कोई मुस्लिम हो सकता है ऐसा सोचे होंगे कि यदि नहीं, ये सोचे होंगे,
हाँ, ये सोचे होंगे कि हम मुसलमानों का वोट प्राप्त कर लेंगे। मुसलमान आपको केठो जानता है साहब। अरे मुसलमान का आप लीडर हैं। आप ये तो बताइए, मुस्लिम लीडर तो आप है नहीं। आपने क्या संघर्ष किया है? क्या जी संघर्ष किया है समाज के लिए? क्या संघर्ष किया है मुसलमानों के लिए? जी आप बताइए तो हमको। आज आज एक शगुफा चल रहा है बिहार के अंदर में कि डिप्टी सीएम मुसलमान होना चाहिए। क्या बन जाएगा डिप्टी सीएम बनने से मुसलमानों का? जी मुसलमानों को डिप्टी सीएम नहीं चाहिए। मुसलमानों को जो आबादी है बिहार के अंदर में 17%, 17.5%, उसके जी हिसाब से बजाते रोजगार में गारंटी चाहिए, आरक्षण चाहिए नौकरी में। आरक्षण दे दोगे मुसलमान तरक्की कर जाएगा। मुसलमानों को डेवलप करने का काम ये हो सकता है। लेकिन एक आदमी अली इमाम भारती को डिप्टी सीएम बना दीजिएगा, हम क्या जी कर लेंगे डिप्टी सीएम बन करके? डिप्टी बिल्कुल सीएम तो कोई कानूनी पद है नहीं बिल्कुल। है। तो अच्छा ये तो जी ठीक जी नहीं है। अच्छा, इस प्रकार जो घटनाएं हो रही है तो मुझे लगता है कि सरकार की साख पर भी इसकी असर फिर डालेगी फिर ये घटनाएं। सरकार की साख पर तो खैर इन लोगों से कुछ बिगड़ने वाली नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो दिग्भ्रमित तो होंगे ही। तो लेकिन छवि तो धूमिल होगी ना सर आखिर धूमिल, वो तो जी धूमिल तो कर ही रहे हैं ये लोग। जो बनाया हुआ है, जो साम्राज्य खड़ा किए हैं नीतीश जी, उस साम्राज्य को ध्वस्त करने की ये साजिश है इन लोगों की। ऐसे लोगों को पहचान कर करके, ऐसे नेताओं को पहचान कर करके इनको सर किनारे करने की जरूरत है। तो समाज बचेगी, मुसलमान का जो संपत्ति है बिहार के अंदर में वो बचेगी। वरना फिर दोबारा अभी जो खेल होगा बिहार के अंदर में जी वक्त की संपत्तियों का खरीद बिक्री का, वो आप जी देखिएगा। एक और मेरा सवाल है सर। इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, क्या संदेश आप देंगे ऐसे अधिकारियों को जो और ऐसे जो नेता है जो इन नियमों को धज्जियां उड़ाते हैं अनदेखी करते हैं, क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा? जी, ये तो देखिए सवाल है कि जो जिस तरह से हरकत किया है, तो जो अफसर आते हैं तो भी तो कोई इंसान है ना। बिल्कुल। तो वो इंसान है तो उनको भी तो ये सोचना चाहिए ना कि हम इस जी तरह के जो लोगों को तरजीह दे रहे हैं तो तरजीह न दें। जी अगर बिल्कुल। तरजीह दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि वो आगे बढ़ेंगे। लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर जो वक्त की संपत्तियों का खरीद बिक्री हो रहा है बिहार के अंदर में वो बड़े पैमाने पर होगा। इन्हीं बिल्कुल। दोनों के टाइम में इरशाद अली आजाद और इरशादुल्लाह के टाइम में जी वक्त की संपत्तियों की जितनी खरीद बिक्री हुई है, हम समझते हैं कि कभी नहीं हुआ है, भविष्य में कभी नहीं चुके। और ये जी ये वक्त की संपत्तियों की लड़ाई आज से नहीं लड़ रहे हैं, 1983 से लड़ रहे हैं बिहार में। जब कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो रही थी तो कब्रिस्तानों के मुद्दा को मैं उठाया था। आज जी बिहार में कानून बना कब्रिस्तान घेराबंदी का, हम जी सरकार का शुक्रगुजार हैं हम। और मुझे लगता है सर कि इतिहास में पहली घटना होगी जहां पे वक्फ ऑफिस सील किया गया है, तो ये भी तो ये एक बहुत मुसलमानों के बीच ये में तो खराब मैसेज देगी। ये तो बहुत बड़ा मैसेज है पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए कि साहब जरा सा क्षुद्रई के कारण, जी क्षुद्रई कहिए इसको, जी जरा सा क्षुद्रई के कारण इन लोगों ने शर्मसार किया है। बजाते जो सील हुआ है चुनाव आयोग के निर्देश जी पर ऑफिस या वक्फ बोर्ड का, जी ये बहुत कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल में पूरे देश में मैसेज जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ अली इमाम भारती जी थे और देखिए कि ये कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ रहे थे और आज जिस प्रकार से वक्फ की लड़ाई लड़ रहे हैं और काफी में वाकई में पूरे मुसलमान समाज में मैसेज दिया गया। जिस प्रकार से चुनाव के दौरान वक्फ कार्यालय सील किया गया और वक्फ कार्यालय एक धार्मिक संस्थान है और उसके साथ ऐसे छेड़छाड़ समझिए कि धर्म से छेड़छाड़ हो रही है। हालांकि अली इमाम भारती जी जांच की मांग कर रहे हैं, कई जांच चल भी रही है इरशाद अली आजाद पे। देखना दिलचस्प है क्या कुछ नतीजे आते हैं, क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।